आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, मलाला यूसुफजई, उनका एक स्टेटमेंट है, बड़ा ही अच्छा आपको लगेगा और आपकी किताब में भी दिया हुआ है। एक किताब, एक कलम, एक बच्चा और एक शिक्षक दुनिया बदल सकते हैं। क्या बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोशिका पाठ के मुख्य बिंदु क्या हैं? तो कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका की खोज की। कोशिका विभिन्न आकार, प्रकार और आकृति की होती है। कोशिका के 3 मुख्य संघटक हैं: कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। इसमें कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य दोनों शामिल होते हैं। दोनों को इकट्ठे जब बोला जाता है तो उसको जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों जो है वो सिर्फ पौध कोशिका में ही पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले मुख्य कोशिका के अंगक जो हैं वो हैं हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, रसधानी वगैरह वगैरह। चलिए अब दूसरे पाठ पर चलते हैं। धातु एवं अधातु पाठ के मुख्य बिंदु निम्न हैं। धातुएं कठोर, चमकीली, तन्य, ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती हैं। धातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। धातुएं वायु की उपस्थिति में जलकर धातु के ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। धातुएं जल से प्रतिक्रिया कर धात्विक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, किंतु अधातुएं सामान्यतः जल से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। धातुएं अम्लों के साथ प्रतिक्रिया कर धात्विक लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जबकि अधातुएं सामान्य तापक्रम में अम्लों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते। धातुएं क्षारों के साथ प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और अधातुएं क्षारों के साथ सामान्य स्थिति में प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। धातुओं और अधातुओं का हमारे जीवन में बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे कि लोहा, इसके दरवाजे बनते हैं, इसकी कुर्सियाँ, इसके टेबल बनते हैं और इसके छड़ बनते हैं, घरों में यूज़ होते हैं, पुल बनते हैं, गाड़ियों में यूज़ होता है, ट्रेन की पटरी बनाई जाती है वगैरह वगैरह ढेर सारे। इसी तरह बहुत सारे धातुएं हैं और अधातु हैं, उसका उपयोग डिटेल से आप पढ़ सकते हैं। सूक्ष्मजीव पाठ के मुख्य बिंदु क्या हैं? तो आइए जानते हैं। सूक्ष्मजीव अति सूक्ष्म मतलब छोटे जीव होते हैं जिसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र की ही मदद से देखा जा सकता है। यह जल में, वायु में, मिट्टी में और अन्य जगह में भी पाए जाते हैं। सूक्ष्मजीव बहुत सरल जीव हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। ये एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों हो सकते हैं। सूक्ष्मजीव को 4 वर्गों में बांटा गया है: जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ तथा कुछ शैवाल। विषाणु को भी इसी के अंतर्गत रखा गया है, परंतु ये स्वतंत्र रूप में निर्जीव होते हैं। मतलब यदि किसी जीवित कोशिका में घुस गए तो ये विषाणु भी जीवित हो जाते हैं, और यदि ये अकेले हैं तो ये फिर निर्जीव के जैसे व्यवहार करते हैं। मतलब ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। विषाणु केवल परपोषी के अंदर रहकर ही गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे लिए उपयोगी हैं तो कुछ हानिकारक भी होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोज्य पदार्थों के बनाने में उपयोगी होते हैं, जैसे खमीर यानी यीस्ट। कुछ सूक्ष्मजीव अल्कोहल एवं औषधि का वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी हैं, जैसे कि यीस्ट यानी खमीर। कुछ सूक्ष्मजीव का उपयोग कृषि उत्पादन में वृद्धि और पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में किया जा सकता है। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, पौधे और अन्य जंतुओं में बीमारी उत्पन्न करते हैं, इन्हें रोग कारक या रोगाणु कहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को विषाक्त बनाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव लेग्यूम पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, जैसे कि राइजोबियम जीवाणु। भोजन को सूक्ष्मजीव संदूषण से बचाने के लिए पाश्चुरीकरण, शीतलन, उबालन, भंडारण और पैकिंग आदि विधियां अपनाई जाती हैं। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव पाठ के मुख्य बिंदु निम्न हैं। पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं उन्हें सुचालक कहते हैं, और जो पदार्थ विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं उन्हें कुचालक कहते हैं। पदार्थ जो विद्युत धारा का दुर्बल चालन करते हैं उन्हें हीन चालक कहते हैं। कुछ द्रव्य जो हैं वो विद्युत के सुचालक हैं, कुछ हीन चालक तथा कुछ कुचालक हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य
अम्लों, क्षारकों और लवणों के विलयन होते हैं। किसी चालक द्रव्य से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में रासायनिक निक्षेप की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। विद्युत अपघटन में प्रयुक्त विलयन को विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। समझ गए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। जंतुओं में जनन पाठ के मुख्य बिंदु निम्न है। जनन वह प्रक्रिया है जो जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखने में सहायता करता है। जो जंतु अपने जैसे जीवों को, शिशु को जन्म देते हैं, जरायुज का जंतु कहलाते हैं, परंतु जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं, अंडप्रजक कहलाते हैं। जंतुओं में जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन, मुकुलन, द्विखंडन, ये सारे अलैंगिक जनन की विधियां हैं। यदि मुकुलन की बात की जाए तो हाइड्रा में होता है, द्विखंडन की बात की जाए तो अम्बीबा में होता है। लैंगिक जनन में शुक्राणु और अंडाणु निषेचित होकर युग्मनज बनाते हैं। निषेचन दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक निषेचन, दूसरा बाह्य निषेचन। निषेचित अंडाणु मतलब युग्मनज लगातार विभाजित होने के बाद भ्रूण के रूप में परिवर्तित होता है। यही भ्रूण बाद में गर्भ तथा अंततः पूर्ण शिशु के रूप में विकसित हो जाता है। रेशम के कीट एवं मेढक के जीवन चक्र में शिशु से वयस्क होने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष जनन हार्मोन है, जबकि एस्ट्रोजन स्त्री जनन हार्मोन है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग ग्वाइटर यानी घेघा रोग कहलाता है। इसका संबंध थायराइड ग्रंथि से स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह बीमारी होती है। अब बल एवं दाब पाठ के मुख्य बिंदु निम्न है। बस धकेलने बल जो है वो धकेलने मतलब अपकर्षण अथवा खींचने मतलब अभिकर्षण की वह प्रक्रिया है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। संपर्कित बल वह बल है जो एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क के कारण ही लगता है, और असंपर्कित बल वह बल है जो एक वस्तु दूसरे वस्तु पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के भी लगता है। परिणामी बल वह बल है जो वस्तु पर कार्यरत सभी बलों के योग के बराबर होते हैं। वस्तु पर कार्यरत सभी बलों का परिणामी बल जब शून्य होता है तो उसे संतुलित बल कहा जाता है। जब वस्तु पर कार्यरत सभी बलों का परिणामी शून्य नहीं हो तो उसे असंतुलित बल कहा जाता है। तरल पदार्थ का अर्थ है द्रव और गैस दोनों। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहते हैं। दबाव आरोपित बल के संपर्क क्षेत्रफल के बढ़ने से बढ़ता है और उसके घटने से बढ़ता है। मतलब आरोपित बल के संपर्क क्षेत्रफल यदि बढ़ गया तो दबाव जो है घट जाता है, और यदि क्षेत्रफल घटा देते हैं तो दबाव जो है वो बढ़ जाता है। वायुमंडल द्वारा पृथ्वी के किसी बिंदु पर आरोपित दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। द्रव का दबाव द्रव की गहराई के बढ़ने से बढ़ता है और गहराई के घटने से घटता है। तरल पदार्थ का किसी बिंदु पर कार्यरत दबाव सभी दिशाओं में समान होता है। इसको प्रैक्टिकल करके देख भी सकते हैं। दहन और ज्वाला पाठ के मुख्य बिंदु निम्न हैं। वायु में जलने वाले पदार्थ को दहनशील पदार्थ कहते हैं। वायु में नहीं जलने वाले पदार्थ को अदहनशील पदार्थ कहते हैं। दहन के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं जो ज्वलन ताप के साथ साथ दहनशील पदार्थ और वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है जिस ताप पर कोई पदार्थ जो है वो जलना शुरू कर देता है। आग की उत्पत्ति के लिए आवश्यक 3 शर्तों में से एक या अधिक को हटाकर आग को कंट्रोल किया जा सकता है। समझ गए? जैसे कहीं आग लगी हुई है तो वहाँ ऑक्सीजन का संपर्क आप तोड़ सकते हैं। कहीं आग लगी हुई है तो वहाँ से आप जो जलने वाली दहनशील पदार्थ है उसको हटा सकते हैं। ठीक है? कहीं पे आग लगी है तो वहाँ ज्वलन ताप जो है उसको आप पानी वगैरह से डाल करके उसको निम्न कर सकते हैं तो आग धीरे धीरे बुझ जाएगी। जलती हुई गैसों के क्षेत्र को ज्वाला कहते हैं, और ज्वाला के 4 विभिन्न क्षेत्र होते हैं। एक नीला क्षेत्र, दूसरा काला क्षेत्र, तीसरा दीप्त क्षेत्र और चौथा अदीप्त क्षेत्र। ज्वाला का मध्य भाग अर्थात दीप्त क्षेत्र चमकीला होता है। ज्वाला का मध्य भाग अर्थात दीप्त क्षेत्र
चमकीला होता है। यह भाग कार्बन के कम जले कणों के कारण चमकता रहता है। ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र अर्थात अदीप्त जो नीला क्षेत्र का ताप उच्चतम होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ईंधनों की दक्षता उसके ऊष्मीय मान के रूप में व्यक्त की जाती है। इसका मतलब कि जो हाइड्रोजन है उसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, इसलिए हाइड्रोजन ईंधन की दक्षता सबसे अधिक है। ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम के मात्रक के रूप में व्यक्त करते हैं। 1 किलोग्राम पदार्थ के ऑक्सीजन में पूर्ण दहन के फलस्वरूप उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ का ऊष्मीय मान कहलाती है। ठीक है। ईंधन के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो विषैली गैस है। कोयला, डीजल एवं पेट्रोल के जलने से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड गैस बनते हैं जो वर्षा के जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। ये अम्ल वर्षा जल के साथ जमीन पर गिरते हैं जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। किशोरावस्था की ओर पाठ के मुख्य बिंदु निम्न हैं। जीवन काल की वह अवधि जो कि 10 वर्ष से 19 वर्ष होती है, जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, उसको किशोरावस्था कहते हैं। किशोर एवं किशोरियों में यौवनारंभ के दौरान कई तरह के शारीरिक, मानसिक और संवेदनात्मक परिवर्तन आते हैं जिसमें हार्मोन की अहम भूमिका होती है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है और अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन शारीरिक वृद्धि और अन्य ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन का नियंत्रण करता है। विभिन्न ग्रंथियों द्वारा स्रावित जो हार्मोन हैं वो निम्न हैं। देखिए, अग्नाशय ग्रंथि, इसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है जो हमारे रक्त में मतलब रुधिर खून में ग्लूकोज की मात्रा को संतुलित करता है। थायराइड ग्रंथि जो कि गले में होती है, उससे थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। यही इसी की कमी से थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, इसकी कमी से थायराइड ग्रंथि सूज जाती है, फूल जाती है, जिसको हम लोग घेघा या ग्वाइटा बीमारी कहते हैं। यह आयोडीन की कमी से होती है। तथा एड्रिनल ग्रंथि जो कि हमारे किडनी के पास होती है, तो एड्रिनल ग्रंथि द्वारा एड्रेनलिन हार्मोन का उत्पादन होता है जिसे हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। यह हमें चिंता, क्रोध ऐसी स्थिति में हमें तैयार करता है संघर्ष करने के लिए। बता दें कि पीयूष ग्रंथि खुद हार्मोन स्रावित करने के साथ साथ वृषण यानी टेस्टिस, अंडाशय यानी कि ओवरीज, थायराइड और एड्रिनल को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है यानी कि स्टिमुलेट करता है। टेस्टोस्टेरोन यह नर जनन हार्मोन है और एस्ट्रोजन यह मादा जनन हार्मोन है। शिशु का लिंग निर्धारण युग्मनज के गुणसूत्र XX अथवा XY पर निर्भर करता है। मुख्य रूप से पिता का जो गुणसूत्र है वह XY होता है और इसी पर निर्भर करता है किसी शिशु का लिंग। किशोरावस्था में संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना आवश्यक होता है। प्रकाश पाठ के मुख्य बिंदु निम्न हैं। प्रकाश सभी अपारदर्शी पृष्ठों से परावर्तित होता है। जब प्रकाश किसी समतल पृष्ठ से टकराता है या आपतित होकर परावर्तित होता है तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं।
और खुरदरे पृष्ठों, रुखड़ा पृष्ठों से विसरित परावर्तन होता है, मतलब नियमित परावर्तन नहीं होता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब है जिसे पर्दे पर उतारा जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब है जिसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन होता है, यानी कि समतल दर्पण में हमें बायां हाथ दाहिनी तरफ दिखता है और दाहिना हाथ बाईं तरफ दिखता है। पेरिस्कोप वह यंत्र है जिससे दृष्टि रेखा पर नहीं पड़ने वाले वस्तुओं को भी देखा जा सकता है और कलाइडोस्कोप वह यंत्र है जो कांच के रंगीन टुकड़ों का बहुलित परावर्तन, मतलब अनेक परावर्तन के कारण सुंदर पैटर्न बनाता है। सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश कहलाता है। प्रकाश का विक्षेपण श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया है और नेत्र के रेटिना यानी दृष्टिपटल पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के बाद भी 1/16 सेकंड तक रेटिना पर बना रहता है। प्रकाश में समतल दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। इंद्रधनुष सूर्य के प्रकाश का वायुमंडल में स्थित पानी के सूक्ष्म कणों से विक्षेपण की प्रक्रिया के ही कारण होता है। ब्रेल स्पर्श ज्ञानेंद्रिय की सहायता से दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा पढ़ने की विधि है जिसमें ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है, जिसे लुई ब्रेल ने बनाया था। किसी कोण पर झुके 2 दर्पण एक से अधिक प्रतिबिंब बना सकते हैं। मानव नेत्र के महत्वपूर्ण भाग हैं कॉर्निया यानी कि स्वच्छमंडल, आइरिस हिंदी में परितारिका, पुतली, लेंस मतलब अभिनेत्र लेंस, रेटिना यानी कि दृष्टिपटल और दृग तंत्रिका कोशिकाएं, ये सारे भाग हैं। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन पाठ के मुख्य बिंदु निम्न हैं। भोजन सभी सजीवों की आधारभूत आवश्यकता है। मनुष्य अपना भोजन पौधे और जंतु दोनों स्रोतों से प्राप्त करता है। खेतों में फसल उगाने की पद्धति को कृषि कहा जाता है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही तरह के पौधों को फसल कहा जाता है। भारत में मौसम आधारित 3 प्रकार की मुख्य फसलें उगाई जाती हैं: खरीफ फसल, रबी फसल और ग्रीष्म या फिर जायद फसल। फसल के समुचित विकास के लिए उपयुक्त मिट्टी, उत्तम बीज, उत्तम कृषि औजार यानी उपकरण, उपयुक्त मात्रा में खाद और उर्वरक का उपयोग, सिंचाई की समुचित व्यवस्था, खरपतवार पर नियंत्रण, ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। खेत की जुताई से मिट्टी ढीली होती है और भुरभुरी हो जाती है। इससे मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता और वायु के गमन में वृद्धि होती है। खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। जुताई में मिट्टी से लाभदायक सूक्ष्मजीवों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। खेतों में स्वस्थ, उत्तम किस्म वाले और रोगमुक्त बीजों की बुआई करनी चाहिए। मिट्टी में खाद और उर्वरक के प्रयोग से पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति में वृद्धि होती है। उचित समय और अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। निराई में बिना उगाए स्वयं उगे अनावश्यक पौधों को हटाते हैं, जिसे खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ पकी हुई फसल को हाथों या मशीन से काटना होता है। इसके लिए दरांती या हार्वेस्टर का उपयोग करते हैं। अनाज के दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है।
इसके लिए थ्रेसिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। बीजों को लंबे समय तक उपयोगी बनाए रखने के लिए इसका भंडारण जरूरी है। पशुओं को पाल कर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, इसे पशुपालन कहते हैं। आओ ब्रह्मांड को जाने। पाठ के मुख्य बिंदु निम्न हैं। तारे ऐसे आकाशीय पिंड हैं जो लगातार ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करते रहते हैं। हमारा सूर्य भी एक तारा है। खगोलीय पिंडों की दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर लगभग है। सूर्य के बाद हमारा निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो हमसे 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, आप जानना चाहेंगे? प्रकाश की गति काफ़ी तेज होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करती है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तारे सहित सभी आकाशीय पिंड लगातार गतिशील हैं। जिन आकाशीय पिंडों का अपना प्रकाश नहीं होता और जो किसी न किसी तारे का चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रहों की परिक्रमा करते समय उनके साथ सूर्य का भी चक्कर लगाने वाले पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। सूर्य के 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण या इंद्र तथा वरुण। सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को ग्रहों का परिक्रमण काल या परिभ्रमण काल कहते हैं। बुध ग्रह सबसे छोटा और बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है और सबसे दूर का ग्रह वरुण है। शुक्र और अरुण या इंद्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। देखिए, घूर्णन मतलब किसी भी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने की जो गति होती है उसको घूर्णन गति कहते हैं। सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी के अक्ष का झुकाव सदा एक ही ओर रहता है। इस झुकाव और सूर्य की परिक्रमा के कारण ही पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं। सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा की स्थितियों के बदलने से अलग अलग रात में चंद्रमा की आकृति बदलती रहती है। इन्हें चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले सभी पिंडों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी है। कृत्रिम उपग्रह वह है जो पृथ्वी या अन्य खगोलीय पिंड की निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं और यह मानव निर्मित होते हैं। घर्षण एक अनिवार्य बल। पाठ के मुख्य बिंदु निम्न है। घर्षण एक बल है जो गतिशील वस्तुओं की दिशा के विपरीत कार्य करता है। घर्षण में ऊष्मा उत्पन्न होती है। घर्षण दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण और तरल घर्षण। घर्षण लाभदायक और हानिकारक दोनों होता है। किसी पृष्ठ को रुखड़ा बनाकर या सुखाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। किसी पृष्ठ में तेल, साबुन, पानी, लोहे की गोली डालकर घर्षण कम किया जा सकता है। स्नेहक यानी ग्रीस मोबिल लगाकर भी घर्षण को कम किया जा सकता है। बॉल तथा बियरिंग का उपयोग कर घर्षण बल कम किया जाता है। तरल यानी कि हवा और जल, मतलब इसमें द्रव और गैस दोनों आती है। इसमें गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल कम किया जा सकता है। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इस पाठ के मुख्य बिंदु निम्न हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं जो बहुलक कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होती है। प्राकृतिक रेशे पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जबकि संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायनों के रासायनिक प्रक्रमण से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति ही इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है। संश्लेषित रेशे से बने वस्त्र सस्ते होते हैं, ज़्यादा दिन चलते हैं।
संश्लेषित रेशे से घरेलू वस्तुएं जैसे कि रस्सी, बाल्टियाँ, फर्नीचर, बर्तन आदि बनाए जाते हैं। इनका उपयोग जहाज बनाने, वायुयान, अंतरिक्षयान, स्वास्थ्य सेवा आदि में किया जाता है। संश्लेषित रेशों के उत्पादन में प्रयुक्त रसायनों के आधार पर उन्हें रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक आदि अलग अलग नाम से जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, जल सोखने की क्षमता, दहन प्रकृति, उसका मूल्य, टिकाऊपन आदि में अलग अलग होते हैं। आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। चाहे घर हो या बाहर, प्लास्टिक सभी ओर है। प्लास्टिक या तो उष्मा सुघट्य होते हैं या फिर उष्मा दृढ़ होते हैं, यानी वे दो तरह के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न कचरा पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हें जलाने से विषैली गैस निकलती है। जमीन में डाल देने पर इन्हें अपघटित होने पर कई वर्ष लग जाते हैं। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि उनके अच्छे गुणों का उपयोग करते हुए उनका सजीव समुदाय पर पड़ने वाले पर्यावरणीय खतरा को कम किया जा सके। ध्वनि पाठ के मुख्य बिंदु निम्न हैं। कंपन करती हुई वस्तु के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि किसी माध्यम यानी ठोस, द्रव या फिर गैस में संचरित हो सकती है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, जहाँ कोई माध्यम नहीं होती। मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, मतलब जो कि कंठ में होती है। प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। मतलब एक सेकंड में जितनी मात्रा में दोलन होता है या कंपन होता है उसको आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। कंपन के आयाम पर ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। जो ध्वनि सुनने में मधुर लगती है उसे सुरीली ध्वनि कहते हैं, और जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे शोर कहते हैं। शोर के कारण परिवेश में ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के प्रयास करने चाहिए। प्राकृतिक घटनाएं, ये जो पाठ है इसके मुख्य बिंदु निम्न हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। कुछ वस्तुओं की दूसरी वस्तुओं से रगड़कर आवेशित किया जा सकता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। रगड़ द्वारा उत्पन्न विद्युत आवेश को स्थिर विद्युत आवेश कहा जाता है। गतिशील आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशित और अनावेशित वस्तु की पहचान विद्युतदर्शी द्वारा किया जाता है। आवेशित वस्तु के आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने को भूसंपर्कण कहते हैं। दो या दो से अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच विद्युत विसर्जन के कारण तड़ित उत्पन्न होती है। तड़ित आघात मानव जीवन एवं संपत्ति को नष्ट कर देता है। तड़ित चालक भवनों को तड़ित से बचाता है, मतलब जिसे हम लोग वज्र कहते हैं। पृथ्वी के अचानक कंपन को भूकंप कहते हैं। पृथ्वी की सतह के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। भूकंप आने के स्थान एवं समय की भविष्यवाणी नहीं हो पाई है। पृथ्वी के प्लेटों की सीमाओं पर भूकंप आने की प्रवृत्ति होती है। इन क्षेत्रों को भूकंपी अथवा भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। विनाशकारी भूकंप की तीव्रता की माप रिक्टर पैमाने पर की जाती है। हमें भूकंप के प्रभाव से बचने के लिए आवश्यक एवं कारगर सावधानियां बरतनी चाहिए। हमें भूकंप के प्रभाव से बचने के लिए आवश्यक एवं कारगर सावधानियां बिल्कुल बरतनी चाहिए। भूकंप को मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ है, जबकि भूकंप की तीव्रता का मात्रक रिक्टर पैमाना होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप जापान में आते हैं। वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण पाठ के मुख्य बिंदु निम्न हैं। प्रदूषण का अर्थ है वातावरण में होने वाले अवांछित परिवर्तन। जैव और अजैव दोनों तरह के घटक यह परिवर्तन ला सकते हैं। वायु और जल जो हमारे जीवित रहने के लिए जरूरी हैं, मानव गतिविधियों के कारण भी प्रदूषित हो रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन के नाइट्रोजन के ऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड वायु के प्रमुख प्रदूषक हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट और वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। वाहित मल, कृषि रसायन और औद्योगिक अपशिष्ट कुछ प्रमुख जल प्रदूषक हैं। जल और वायु दोनों का संरक्षण अति आवश्यक है। हमें इसके संरक्षण के उपायों को जानना और अमल में लाना जरूरी है। पेयजल की उपलब्धता कम होने के कारण इसका संरक्षण भी जरूरी है। पौधे और जंतुओं का संरक्षण पाठ के मुख्य बिंदु निम्न हैं। वन्य प्राणी अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे स्थान हैं जो वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण एवं परिरक्षण के लिए बने हुए हैं। जैव विविधता से मतलब है किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्में। किसी क्षेत्र के सभी पौधे एवं जंतु उस क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात से जाने जाते हैं। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति यानी कि स्पीसीज किसी क्षेत्र विशेष में ही पाई जाती है, दूसरी जगह नहीं मिलेगी। संकटापन्न प्रजाति यानी स्पीशीज वह प्रजाति यानी स्पीशीज है जो विलुप्त होने के कगार पर है, यानी खत्म होने वाला है। और रेड डाटा पुस्तक में संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। और प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीशीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन हेतु जाना होता है। हमें वृक्ष, ऊर्जा और पानी बचत करने के लिए कागज़ की बचत, इसका पुनः उपयोग और पुनः चक्रण करना चाहिए। पुनर्वन रोपण नष्ट किए गए वनों को पुनः स्थापित करने की एक प्रक्रिया है जिसमें फिर से जंगल और पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा, इनके नेतृत्व में चिपको आंदोलन चला था और झारखंड के खूंटी जिले में इसी की तर्ज पर 27 से 29 नवंबर 2003 में जंगल बचाओ आंदोलन चलाया गया। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के पलामू जिले में स्थित है। भूमिगत ईंधन के ये जो पाठ है इसके मुख्य बिंदु निम्न हैं। प्रकृति से प्राप्त संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, क्षय और अक्षय प्राकृतिक संसाधन। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस क्षय होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं जो पौधे तथा जानवरों के अवशेष को जमीन के अंदर लाखों करोड़ों वर्ष तक दबे रहने से बनता है। इसी कारण इन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। कोयला से कोक, कोल गैस और कोलतार बनता है। पेट्रोलियम में बहुत उपयोगी पदार्थ जैसे कि पेट्रोल, डीजल और पैराफिन मोम रहता है। प्राकृतिक गैस एक स्वच्छ ईंधन है जिसमें मुख्यतः मीथेन होता है। जीवाश्म ईंधन प्रकृति में निश्चित मात्रा में है। इसके अधिक उपयोग से प्रदूषण बढ़ रहा है। हमें जीवाश्म ईंधन के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा आदि के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नए टॉपिक, कोई नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।